कैरेक्टरिस्टिक्स के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ड्रॉ द इमेज। तो इन दोनों फिगर में दो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज जो होगा वो हमें ड्रॉ करना है यहाँ पास और यहाँ पास। तो इसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम लोग प्लेन मिरर का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ऐसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और यह मिरर से कुछ दूरी पर है, मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका इमेज, ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से इस प्लेन मिरर से ये है, तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो इतना ही डिस्टेंस पर इधर बनेगा। तो यहाँ पास लगभग ये यहाँ पास ये आ गया। तो ये इमेज जो बना, ये जो इमेज बना वो इस पॉइंट का इमेज इस जगह पर बना, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस प्लेन मिरर से वो ये डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो इतना ही डिस्टेंस पर इधर बनेगा। तो ये डिस्टेंस है, तो इतना ही डिस्टेंस हम लोग पीछे जाएंगे मिरर से, तो ये लगभग इस जगह पास आएगा। तो ये यहाँ पास दो पॉइंट का हम लोग इमेज बना लिए। तो इस पॉइंट का इमेज इस जगह पास बन गया और इस पॉइंट का इमेज इस जगह पास बन गया। अब इसी तरह से हर एक पॉइंट का इमेज जो होगा ये बनते जाएगा यहाँ पास, और सबको अगर मिलाएंगे तो हमें इस टाइप से बन जाएगा इमेज। तो यह जो इमेज है वो बनाया गया है प्लेन मिरर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा था, हमें इसका इमेज ऐसे दिखेगा। अब हमें सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका हमें इमेज बनाना है। इसका भी इमेज बनाने के लिए उसी थ्योरी का यूज करेंगे। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो ये डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का इमेज जो होगा वो इतना ही डिस्टेंस पर इधर बनेगा। सो यहाँ पास बन गया ये इमेज इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो फिर से इसका डिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ से, तो इतना ही डिस्टेंस पर इस पॉइंट का इमेज बनेगा। तो यहाँ पास बन गया इमेज इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो इतना है, तो इतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पास बन जाएगा इमेज। सिमिलरली इस पॉइंट का डिस्टेंस इस मिरर से इतना है, तो इतना ही डिस्टेंस हम लोग पीछे चलेंगे तो इस पॉइंट पर लगभग बन जाएगा। तो इस तरह से सभी पॉइंट का हम लोग चारों पॉइंट जो लिए थे, चारों पॉइंट का इमेज हम लोग बना लिए। अब सबको मिला देंगे तो हमें फाइनली जो ये ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन जाएगा। तो ये जो है थोड़ा ये छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा और इधर डिस्टेंस लेने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। स्केल लेवल पर हम लोग सबको मेजर करके बनाएंगे, तो इसका जो लंबाई उतना ही लंबाई इसका भी होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बना। तो इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसी थ्योरी पर इस टाइप से हम लोग ये ड्रॉ किए। इसके बाद हम लोग प्लेन मिरर रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, एक होता है छोटा सा डेफिनेशन, उसको डिफाइन करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है
तो इसको आप ऐसा समझें कि अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब किसी कारणवश फोर्स की वजह से या कोई और कारण से ये मान लीजिए पार्टिकल इधर की ओर बेंड हो गया, इधर क्यों जाने लगा था, पहले इधर क्यों जा रहा था लेकिन अब ऐसे जाने लगा, तो इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन जो जाने का है वो इस तरफ से ऐसे जाने का है। तो ये जो पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था वो आगे चलकर ऐसे मुड़ गया, तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन जाने का इधर था, अब इधर मुड़ गया, तो इनके बीच जो भी एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। माने एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो उसका जो ओरिजिनल पाथ था, जो पहले का रास्ता था और अब जो रास्ता है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डिफाइन करते हैं, द एंगल by which a ray is deviated from its original path. The angle by which a ray is deviated from its original path is called angle of deviation. It's called angle of deviation. तो द एंगल बाय विच अ रे इज डेविएटेड, ये हम जो यहाँ पर हम आपको बताए वो ये जनरलाइज फॉर्म में बताए। तो मान लीजिए इस पार्टिकल को आप रे मान लीजिए कि रे पहले ऐसे जा रहा था और किसी कारण इस तरह से बेंड हो गया, तो जितना एंगल से द एंगल बाय विच अ रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल से वो डेविएट होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। अब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन जो पढ़ रहे हैं वो लाइट के केस में पढ़ रहे हैं, तो लाइट में भी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पास फिगर बनाते हैं और उस केस में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। तो हमने एक प्लेन मिरर यहाँ पास कंसिडर किया है। अब इस प्लेन मिरर पर एक लाइट रे जो है वह इस तरह से ऐसे इंसिडेंट किया, आकर टकराया। अब यहाँ पास इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना पड़ेगा, तो हम नॉर्मल इस जगह पर बनाते हैं। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। तो यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है। अब यहाँ पास इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यह जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, इसलिए इस आई एंगल पर ही मतलब जो आर होगा वो आई के इक्वल होगा। यह रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो होगा आर। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे का जाने का डायरेक्शन ऐसे था, लेकिन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद टकराने के बाद यह रे इस डायरेक्शन में चला गया। तो ओरिजिनल डायरेक्शन इसका इधर था, ये इसका रे का ओरिजिनल डायरेक्शन था। इस तरह से इसको जाना चाहिए था। अगर मिरर यहाँ बीच में ना आता तो यह रे लाइट रे ऐसे ही जाता, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन जाने का था ऐसे। लेकिन मिरर से टकराने के बाद ये रे इधर क्यों जाने लगा कि ओरिजिनल पाथ और ये जो फाइनल पाथ हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल हो गया इसी को बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पास ये जो एंगल होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एंगल बाय विच अ रे डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल से रे डेविएट होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब इस डेल्टा का वैल्यू हम आई और आर के टर्म में निकाल सकते हैं। तो इस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पास।
तो यदि हम लोग टोटल यहाँ पास एंगल ये देखेंगे तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, चूँकि यह स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ पास 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंस आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकालना है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर। अब चूंकि रिफ्लेक्शन के केस में जान रहे हैं कि ये आई और आर दोनों इक्वल होगा, तो सिंस आई इज इक्वल टू आर, सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर के जगह भी आई लिख सकते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। यह आपका एंगल ऑफ डेविएशन का एक फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। माने इस फार्मूला में यदि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम रहे तो हम इस फार्मूला के हेल्प से एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डेल्टा का वैल्यू आर के टर्म में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पास हम लोग आर के जगह पर आई का वैल्यू पुट किए हैं, और हम लोग इसके अलावा एक और वर्क कर सकते हैं कि जो आई है उसके जगह पर भी हम लोग आर पुट कर सकते हैं। तो जब आई के जगह पर आर पुट करेंगे तो यहाँ पास देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पास डेल्टा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये जो आई है उसके जगह पर आर माइनस आर, तो यह आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r। तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला है वो 180 डिग्री माइनस 2i है। उसके अलावा 180 डिग्री माइनस 2r भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये दो फार्मूला हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का, और इसमें ये जो फार्मूला है वो i है इसमें शामिल है, और इस फार्मूला में r शामिल है। तो ये फार्मूला है जो कि हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी प्लेन मिरर के द्वारा, तो वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला 180 डिग्री माइनस 2i और 180 डिग्री माइनस 2r दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, मतलब वहाँ पास i गिवन है कि r गिवन है। साथ ही चूँकि एक और चीज़ हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये भी जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। सो डेल्टा का वैल्यू 180 के जगह पास हम लोग पाई लिख सकते हैं, तो पाई माइनस 2i ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2r ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेडियन के टर्म में है। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आई और आर दोनों का वैल्यू रेडियन में पुट करना पड़ेगा, और इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आई और आर का वैल्यू हमें डिग्री में पुट करना पड़ेगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इन दोनों फिगर में हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है कि इस फिगर में कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा और इस फिगर में कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो इसमें दिख रहे हैं कि यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो हमें बताना है इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। इस फिगर में आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री और डेल्टा इज इक्वल टू निकालना है हमें। तो आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए कि डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा। तो यदि डेल्टा का वैल्यू यहाँ पास हम सॉल्व करें तो फार्मूला एक हम लोग निकाले हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पास 180 डिग्री माइनस 2i के जगह पर पुट कर देंगे वैल्यू 30 डिग्री, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री होगा। इसको आप ऐसे फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास ये जो री होगा इसका ओरिजिनल रास्ता ऐसे था, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे जाएगा, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन।
डेल्टा, तो टोटल एंगल हो, ऐसे टोटल एंगल हम लोग ऐसे करें मेजर करेंगे तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम लोग को ये वाला एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, तो 180 में से इस एंगल को घटा देंगे टोटल एंगल को, तो ये 30 और 30 60, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री आ गया। सेकेंड केस में यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेट इज यहाँ पास आर इज इक्वल टू गिवन है, आर इज इक्वल टू 20 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना है। फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 आर। अब आर का वैल्यू यहाँ पास 20 डिग्री है, तो यहाँ पास डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 2, आर का वैल्यू 20 डिग्री, सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये एंगल ऑफ डेविएशन आएगा सेकेंड केस में, मतलब लाइट रे का डायरेक्शन ओरिजिनल ये था, उतना एंगल से वो डेविएट कर गया, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो टोटल 180 में से इस टोटल एंगल 40 को घटा देंगे तो 140 डिग्री आएगा, ये आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पर दो क्वेश्चन हम लोग किए। इसके बाद अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि मिरर का दो टाइप है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग उसको बोल रहे थे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, और स्फेरिकल मिरर उसको बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट हो। तो उसको समझते हैं पहले कि मान लीजिए एक होलो स्फेरिकल ग्लास है, ऐसे कोई ग्लास है, होलो स्फेरिकल है, मतलब ये पहला बात कि स्फीयर है, ये ग्लास का बना हुआ है और अंदर से खाली है, जस्ट लाइक फुटबॉल, जो फुटबॉल होता है अंदर से खाली होता है, ये उसी टाइप का कुछ ग्लास है। तो ये होलो स्फेरिकल ग्लास है, होलो स्फेरिकल ग्लास। अब ये होलो स्फेरिकल ग्लास है, अब इसको यहाँ पास कट कर देते हैं। तो यदि यहाँ पास हम इसको कट कर देंगे तो ये वाला दो पार्ट होगा, इसमें से ये वाला पार्ट हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये जो पार्ट निकला, अब इसको हम जैसे ये अभी तो ग्लास है, तो लाइट अगर इधर से आएगा तो लाइट इधर पास कर सकता है, पास करेगा, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन यदि हम इसको मिरर बनाना है तो हमें इसको एक साइड को पॉलिश करना पड़ेगा। तो हम इसको पॉलिश करने के लिए इधर से भी पॉलिश कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक साइड से करेंगे। तो मान लीजिए कि हम इधर साइड से पॉलिश कर देते हैं, तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया, बाहर से इसको पॉलिश कर दिए। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं, डेट इज यहाँ पास अंदर से करेंगे तो ये अंदर से हो गया। तो ये जो मिरर बना, ये दोनों मिरर इस होलो स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट है, चाहे फर्स्ट मिरर या सेकेंड मिरर, बोथ मिरर आर द पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास, इसलिए इन दोनों मिरर को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो वैसा मिरर जो किसी होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पास स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इस स्फेरिकल मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो किसी होलो स्फेरिकल पार्ट का टुकड़ा होता है। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द मिरर हुज reflecting surface is a part of the mirror whose reflecting surface is a part of hollow spherical
hollow spherical glass is called spherical mirror. द मिरर वैसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इधर में इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ, वो हिस्सा है, टुकड़ा है किसी होलो स्फेरिकल ग्लास का, उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पास ये होलो स्फेरिकल ग्लास है, इसको कट करने पर दो टाइप का मिरर बनेगा, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो होलो स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो उसको अभी हम लोग लिखेंगे इसका दो टाइप को, तो उसको देयर आर टू टाइप्स ऑफ spherical mirror. There are two types of spherical mirror. One is concave mirror and second is convex mirror. अब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करेंगे। हम लोग कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग surface is concave is called concave mirror. तो यहाँ पास ये जो मिरर है, ये ऐसे मान लीजिए स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा है, ये पे इसको हम लोग इस साइड से पॉलिश कर दिए तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वही साइड से होगा। तो ये जो इधर वाला जो साइड है उसको बोला जाता है कॉनकेव। इसको ऐसे एक बार आप समझ लीजिए, इससे कोई स्फेरिकल होलो स्फेरिकल ग्लास था, उसको हमने ऐसे कट किया था, तो ये जो टुकड़ा जो निकला, इसका इधर वाला जो साइड है जो अंदर से धंसा हुआ है उसको बोला जाता है कॉनकेव, और जो इधर वाला साइड है, इधर वाला, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। तो यदि लाइट का रिफ्लेक्शन इस कॉनकेव वाले पार्ट से होगा, इधर वाले पार्ट से, तब हम उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो लाइट का रिफ्लेक्शन यदि इधर वाले पार्ट से कराना है तो हमें इसको बाहर से पेंट करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए बाहर से इसको पॉलिश किया जाता है, तो ये बनेगा आपको कॉनकेव मिरर, चूँकि लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव वाला पार्ट से हो रहा है। और यदि हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, इधर वाले से लाइट का रिफ्लेक्शन कराना है, तो हमें इस साइड को हमें पॉलिश करना पड़ेगा, तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस पार्ट से होगा, तब उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो, जो अंदर से धंसा हुआ होता है, तो उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। और दूसरा जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। इसको डिफाइन करेंगे, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस the mirror whose reflecting surface is convex is called convex mirror। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होगा
उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो यदि कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा तो ये होलो स्फेरिकल ग्लास का ये टुकड़ा है, इसको हमें अंदर से इसको पॉलिश कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन, ये जो उठा हुआ पार्ट उधर से होगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये और ये दोनों सेम है, दोनों है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होता है। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म, बेसिक टर्म होता है, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपेरेचर, और इसके साथ साथ कुछ और टर्म है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे।